हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल सी पीईटी एग्जामिनेशन 2023 में आए हैं, जो कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ है। तो इस सेशन में हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डीआई के जो क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, जो कि 28 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर -1 -9 टू द पावर -1 टू द पावर -1। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 4 टू द पावर -1 -9 की पावर -1 की पावर -1 से। तो सवाल पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब किसी भी संख्या की पावर -1 क्या होता है, अगर हम a ले रहे हैं, a की पावर -1 होगा 1/a। तो 8 की पावर -1 हो जाएगा 1/8 माइनस 9 की पावर -1 हो जाएगा 1/9। इस पूरे की घात हम कर रहे हैं -1 और इसको फिर विभाजित कर रहे हैं 4 की पावर -1 यानी कि 1/4 माइनस 9 की पावर -1 यानी कि 1/9 की पावर -1। 1/8 माइनस 1/9 कितना होगा? 9 ठीक 72 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर आएगा 9 - 8 की पावर -1। और इसको भाग दे रहे हैं हम 9 चौको 36, ऊपर आ जाएगा 9 - 4 की पावर -1। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/72, लेकिन क्योंकि पावर -1 है, ये आ गया 1/72 की पावर -1, यानी कि अगले स्टेप में ये 72 बन जाएगा, क्योंकि 1/1/72 क्या होगा अल्टीमेटली, ऊपर 72 ही आ जाएगा। और फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5/36 की पावर -1, जो कि पलट के हो जाएगा 36/5। लेकिन क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से पलट जाएगा एक बार। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कि क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं पावर -1 से, तो अल्टीमेटली वापस ऊपर आके ये 5/36 ही बन जाएगा। तो 72 गुणे 5/36, 36 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में है? हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हैं। एक फ्रैक्शन है 9/13, एक है 11/17 और एक फ्रैक्शन है 5/8। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हम समझेंगे। दोनों ही तरीकों से कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो परसेंटेज वाला है। परसेंटेज से हम जानते हैं कि 1/8 हमारा होता है 12.5%, 12.5%। 1/13 होगा 13 तो 7.7% लगभग। और 1/17 17 छक्के 102, यानी कि लगभग 5.9%। ठीक है, तो ये हमारी 3 वैल्यूज होगी। अगर 1/8 12.5% है तो 5/8 कितना हो जाएगा? 62.5%। ठीक है, सिमिलरली 9/13 क्या हो जाएगा? 9 7 63, 63 प्लस 6.3 यानी कि 69.3%। और 11/17 क्योंकि 1/17 लगभग 6% के बराबर, 6% से थोड़ा सा कम है। 11/17 कितना हो जाएगा? 66% से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 65% के आसपास। क्लियर है? तो ये हमारी 3 वैल्यूज आ गई। अब हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कितनी है? 69.3%, जो कि है 9/13। फिर है 65%, जो कि है 11/17, और फिर है 62.5%, यानी कि 5/8। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 9/13 है, फिर 11/17 है, फिर 5/8 है। और हमें अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, सबसे पहले 9/13 आएगा, फिर आएगा 11/17 और सबसे आखिर में आएगा 5/8, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब इसी चीज को करने का एक और तरीका समझ लेते हैं, जिससे कि हम किसी भी 2 फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम 9/13 और 11/17 को कंपेयर कराते हैं। इसमें हम करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 17 को गुणा करेंगे और 13 से 11 को गुणा करेंगे। ठीक है, 9 गुणे 17 कितना हो जाएगा? 153। क्योंकि ये हर में आने वाला है, अंश में आने वाला है, न्यूमरेटर में आने वाला है, इसलिए इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेसिकली, हम इस बात को पहले समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। अगर हमें 2 चीज़ों को कंपेयर कराना है तो सबसे पहले उनको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। अगर 2 चीज़ों की तुलना करनी है तो पहले उनको तुलनीय बनाना पड़ेगा कि हम उनकी तुलना कर सकें।
और कब हम तुलना कर सकेंगे? जब हम दोनों को कंपेयर कर सकें एक दूसरे से, यानी कि दोनों को में कुछ तो बराबर हो, कुछ तो बराबर हो। तो यानी कि सबसे पहले हमको जो इनका हर है, डिनोमिनेटर है, उसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं, बस वो चीज़ लिख नहीं रहे। ठीक है, अदरवाइज लिख के क्या करेंगे, क्योंकि 9/13 है तो हमें दोनों का अगर हर बराबर करना है तो पहले वाले में 17 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, और दूसरे में ऊपर और नीचे 13 से गुणा करेंगे, तभी तो बराबर होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तभी तो बराबर होगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, हर दोनों में फिर बराबर हो जाएगा, और अंश को आप देख लोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वही काम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। तो 9 से 17 गुणा किया 153 आ गया, 11 में 13 का गुणा करेंगे 143 आ गया, और 153 143 से ज्यादा होता है, इसलिए 9/13 हमारा ज्यादा बड़ा होगा 11/17 से। पहली चीज तो यहाँ पे ये समझ में आई। अब 11/17 को कंपेयर कर लेते हैं 5/8 से, ठीक इसी तरीके से। 11 अट्ठे 88 और 17 पना 85, 88 क्योंकि 85 से बड़ा है तो 11/17 हमारा 5/8 से बड़ा है। अब हमें तीसरी बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि 9/13 11/17 से बड़ा है और 11/17 5/8 से बड़ा है। तो यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, अगर जस्ट इन केस ऐसा निकलता है 11/17 हमारा 5/8 से छोटा होता, तो 11/17 5/8 से भी छोटा होता और 9/13 से भी छोटा होता, तो हमें 9/13 और 5/8 को अलग से एक बार फिर से कंपेयर कराना पड़ता। ठीक है, दोनों ही तरीके समझ में आने चाहिए, और जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 डिवाइडेड बाई 0.0064, और फिर इसको हम गुणा कर रहे हैं 0.484 बटे 6.25 गुणे 2.5 बटे 21.1। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है। एक वैल्यू इसमें गड़बड़ दी हुई है, ठीक है, और वो वैल्यू है हमारी 21.1। इसको 12.1 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको 12.1 मान के सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन गलत है, पर सॉल्व कैसे करेंगे ये समझने के लिए हम 12.1 मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.081 डिवाइडेड बाई 0.0064, फिर उसको गुणा कर रहे हैं 0.484 बटे 6.25, और फिर इसको गुणा कर रहे हैं 2.5 बटे 12.1 12.1 से। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और फिर 1 है, 3 3 6 1 7, दशमलव के बाद ऊपर 7 संख्या है, और नीचे 4 2 6 1 7, यानी नीचे भी 7 संख्या है। तो दशमलव को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम संख्या है दशमलव के बाद, तो सीधे सीधे हटा सकते हैं। ठीक है, जस्ट इन केस अगर ऊपर 8 संख्याएं होती दशमलव के बाद, 8 अंक होते और नीचे 7 अंक होते, अगर ऊपर 8 अंक होते दशमलव के बाद और नीचे 7 अंक होते, तो नीचे भी हमें 8 अंक करने पड़ते, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं पे हम आगे 0 ऐड कर देते। ठीक है, दशमलव के बाद, ताकि हमारे नीचे भी 8 अंक हो जाए। बहरहाल यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे हट जाएगा। और अब हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। तो सीधे सीधे ये सारी की सारी संख्याएं जो हमें दी हैं ये वैसे ही वर्ग है, स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 484 22 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, और 121 11 का स्क्वायर है। आप काटा पीटी मचा देते हैं, 5 से काटा 2, ये 5 बार जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर ये 2 से काटा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 गुणे 5 यानी 9/20, और 9/20 कितना होगा 0.45। यही 0.45 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात समझ में आती है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन गलत है। तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट होकर आया है, तो गलत ही कंसिडर किया जाएगा, इस पर सबको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल करें, दिव्या स्पेंड्स 24% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन फूड। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पे खर्च करती है और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करती है। यानी कि जो भी उसको सैलरी मिल रही है, सैलरी तो 100% होगी पूरी, उसमें से 24% उसने खर्च कर दिया है भोजन पे, फूड पे, और 15% खर्च कर दिया है बच्चों की शिक्षा पे, एजुकेशन पे। यानी कि 39% तो उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया। अगर 39% खर्च कर दिया 100% में से, तो बचा कितना, 61% बचा रिमेनिंग।
फिर सवाल कहता है शेष वेतन में से, शेष वेतन यानी कि ये है शेष वेतन हमारा 61%। अब जो भी परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है वो शेष वेतन पे दी हुई है। शेष वेतन में से वो 25% मनोरंजन पे खर्च करती है और 20% परिवहन पे खर्च करती है, यानी कि 61% में से 25% कर रही है एंटरटेनमेंट पे, ठीक है, और फिर 20% कर रही है वो कन्वेंस पे, यानी कि 45% फिर से खर्च कर दे रही है। तो इसके बाद कितना बचेगा? 55% बचेगा। लेकिन किसका 55%? 55% ऑफ 61%, 55% ऑफ 61%, ठीक है। तो इनिशियली अगर उसकी सैलरी, अगर उसका मंथली सैलरी एस थी, तो सबसे पहले तो उसका 61/100 हुआ, फिर उसका 55/100 होगा, 55% ऑफ 61%, और इसकी वैल्यू हमें दी है 10,736, जो उसके पास रुपए बचे हैं, और हमें एस की वैल्यू पता लगानी है। चलो काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ही काट दो, तो ये 11/20 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से विभाजित होना चाहिए ये, 11 से काटे हैं, 11 9 99, 8 बचा 83, 11 7 77, 6 बचा 66, 11 6 66, 976 आ गया, ठीक है। अब 61 से भी इसको कटना चाहिए, 61 से काटेंगे, 61 एकम 61, फिर बचा 36, यानी 366, और 6 6 36, फिर 6 बार जाएगा, यानी कि हमारी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सैलरी कितनी आ जाएगी, 16 गुणे 20 गुणे 100, 16 दूनी 32, और फिर 3 0, तो 32,000 रुपये इसकी दिव्या की सैलरी होगी, मासिक वेतन होगा। क्या ये सवाल समझ में आता है? ठीक है, 32,000 दिव्या का मासिक वेतन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल करें, द न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड वनडे मैच, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वनडे मैच है, जिसमें कि बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे, 48 ओवर्स में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, यानी कि पहले 10 ओवर में एवरेज स्कोरिंग रेट 6 होने का मतलब क्या हुआ कि एक ओवर में 6 रन बन रहे थे, तो 10 ओवर में कितने बने होंगे? 60 बने होंगे, 6 × 10 60 बने होंगे। इसके बाद के 10 ओवर में ये बढ़ के 8.5 रन हो गया, ठीक है, और इसके बाद अगले 10 ओवर में ये गिरकर 5.5 हो गया, और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पहुंच गया, ठीक है। औसत स्कोरिंग रेट कितना हो गया? 7 पहुंच गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो चीज कंफ्यूजिंग है वो ये है कि इनिशियल 10 ओवर्स में एवरेज स्कोरिंग रेट 6 था, बट इन नेक्स्ट 10 ओवर्स इट इंक्रीज्ड टू 8.5, it then declined to 5.5 in next 10 overs and again rose to 7 in next 10 overs, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि अब मैच को जीतने के लिए कितने एवरेज की जरूरत है, ठीक है, कितने एवरेज की जरूरत है। अब यहाँ पे एक जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, ये जो एवरेज स्कोरिंग रेट हमें दिया है, ये 10 ओवर का दिया है या ओवरऑल का दिया हुआ है? यानी कि पहले 10 ओवर में तो क्लियर है कि 60 रन बने, बट अगले 10 ओवर में ये 10 ओवर में 8.5 एवरेज स्कोरिंग रेट है, या ओवरऑल स्कोरिंग रेट जो हमारा है वो 8.5 है 20 ओवर्स का, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, इजंट इट सो? ठीक है, बहरहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये 10-10 ओवर के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, 10-10 ओवर के हिसाब से दिया हुआ है, क्लियर है। तो अगले 10 ओवर में, नेक्स्ट 10 ओवर्स में एवरेज स्कोरिंग रेट कितना है? 8.5 है, ठीक है, 8.5 है, यानी कि 8.5 इंटू 10, 85 रन बने होंगे, क्लियर है। फिर उसके अगले 10 ओवर में गिर के 5.5 पे आ गया, यानी कि उसके अगले 10 ओवर में 5.5 इंटू 10, यानी कि 55 रन बने होंगे, और फिर उसके अगले 10 ओवर में फिर से बढ़ के 7 पे पहुंच गया, यानी कि अब 7 इंटू 10 70 रन बने होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। इन शॉर्ट में एक बार फिर से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये बात ज़रूर है कि इन्होंने साफ साफ ये बात नहीं लिखी है, ये जो हमें एवरेज दिया है, एवरेज स्कोरिंग रेट दिया है, ये सिर्फ 10-10 ओवर का दिया है या ओवरऑल का दिया है, ठीक है। तो एक बार उसको समझाने के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, पहले 10 में तो 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अगले 10 के बाद में, यानी कि 20 ओवर के बाद में, अगर ये 20 ओवर के बाद में 8.5 ये जो एवरेज है, ये 20 ओवर का एवरेज होता तो कितने रन बने होते? 20 इंटू 8.5, यानी कि 170 रन बने होते, है कि नहीं?
लेकिन फिर 30 ओवर के बाद में क्या हुआ, घट के 5.5 पे आ गया, यानी कि 30 इंटू 5.5, 30 ओवर के बाद कितने रन बने होंगे, 165, है कि नहीं, जो कि 170 से कम है। अब रन घट तो नहीं जाएंगे, इजंट इट सो? तो जाहिर सी बात है कि ये 10-10 ओवर के लिए बात कही गई है। हालांकि इस बात को ज़्यादा एक्सप्लिसिटली इस क्वेश्चन में मेंशन किया जाना चाहिए था, क्योंकि समहाउ ये इस क्वेश्चन का फ्लॉ है, बट बहरहाल ये क्वेश्चन जैसा है वैसा है, ठीक है। तो हमें हर 10 ओवर के लिए एवरेज स्कोरिंग रेट दिया हुआ है। या तो ये कहते हैं कि भाई पहले 10 ओवर में इतना था, दूसरे 10 ओवर में इतना था, घटना बढ़ना, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है। तो बहरहाल 40 ओवर में कितने रन बन गए, 40 ओवर्स के बाद में कितने रन हो गए, 85, 55, 140, 60, 200, 270। 40 ओवर में बन गए हैं रन, 270 बनाने थे, 324, 324 में से 270 घटा दो, अभी भी 54 रन बचे हैं, 54 रन बचे हैं। और ओवर कितने बचे हैं, क्योंकि 48 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच नहीं है। 48 में से 40 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि 48 माइनस 40, 8 ओवर्स बचे हैं, 54 रन बचे हैं, 8 ओवर बचे हैं। तो हमारा एवरेज कितना बचा है, किस एवरेज की जरूरत है, तो 54/8, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 6 सही 6/8, यानी कि 6.75 रन पर ओवर चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। संख्याओं के दिए गए क्रम में हमें गलत संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या क्या दी है, 582, फिर दिया है 605, फिर दिया है 588, फिर 611, 634, फिर 617 और फिर आखिर में 600। 582 में अगर हम 23 जोड़ दें तो 605 मिलेगा। फिर 605 में अगर हम कितना घटाएं, 17 घटा दें तो 588 मिलेगा। फिर 588 में अगर हम 12, 11, 23 जोड़ रहे हैं तो 611 मिलेगा, इजंट इट सो? फिर 611 में 23 जोड़ रहे हैं तो 634 मिलेगा, और फिर 634 में 17 घटा रहे हैं तो 617, फिर 617 में 17 घटा रहे हैं तो 600 मिलेगा। यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे गलती होनी चाहिए? देखो पहले हमारा कह रहा है पहले 23 जोड़ो, फिर 17 घटाओ, फिर 23 जोड़ा, यानी कि इसके अगले में हमें 17 घटाना चाहिए आइडियली, इजंट इट सो? इसके अगले में 17 घटाना चाहिए। और अगर 611 में 17 घटाएंगे तो क्या नंबर आएगा, 596। और इसके बाद में जब इसमें 23 जोड़ेंगे तो वापस हम अपनी सीरीज पे पहुंच जाएंगे और फिर 17 घटाएंगे, यानी कि ये जो 634 नंबर है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, इसकी जगह पे 596 होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 634। क्या बात क्लियर होती है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 634। तो 28 अक्टूबर की शिफ्ट में यही क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स के। आई गेस आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे, सारे सॉल्यूशन समझ में आएंगे। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऐसे ही हम जो बाकी शिफ्ट है उनके भी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, और डीआई के क्वेश्चंस को सेपरेटली उस पर वीडियो बनेगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है, आपका क्वेरी है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।